Yes. So, in the last class, we have done concept of financial management, decision taken in financial management, that is investment decision, financing decision, and dividend decision. Now we have to start with objective, right? Yes, sir. Yes. नहीं, we have also done objectives. We have also done objectives. आप लोगों को याद नहीं रहता शायद. ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए थे अपनी, यहाँ तक ये तीनों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. The overall financial health of a business and its future depends a great deal on the quality of its financial management. Financial management is concerned with optimal procurement as well as the usage of finance. मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न होता है. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, सबसे बेस्ट जगह से मैं फंड्स अवेलेबल कराऊं और उनको सबसे बेस्ट तरीके से यूज करूं. गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट प्रोक्योरिंग फंड एट अ लोअर कॉस्ट. जहां से मैं फंड निकाल रहा हूँ वो बिल्कुल लोअर कॉस्ट पे होना चाहिए. कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल and achieving effective deployment of such fund in most productive activities so that they are able to earn the highest possible return for their investors. और उनका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि एक तो सबसे कम से कम कॉस्ट के ऊपर वो फंड को रेज करें, प्लस रिस्क को अंडर कंट्रोल रखें, रिस्क को कैलकुलेटिव रिस्क रखें अपने फंड की, और फंड को डिप्लॉय कहाँ पे करें, सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर, सो दैट दे कैन अर्न highest possible return for their investors. It also aims at ensuring availability of enough fund whenever required as well as avoiding idle finance. वही चीज, ये सारे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वापस वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं कि क्या होना चाहिए कि अपने पास में हमेशा इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होना चाहिए अवेलेबल अपने पास में, प्लस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास में आइडल फंड पड़ा हो. तो मतलब जितनी एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है उतना ही फंड मेरे पास होना चाहिए. The financial statements such as balance sheet and statement of profit and loss account of a business are largely determined by financial management decision taken earlier. किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस पे डिपेंडेंट होगा, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट होगा. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेगा उन डिसीजन के ऊपर बेस्ड ही अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा. अपने को देखो एक एग्जांपल दे रखा है. Suppose Krishna Limited, a steel manufacturing company in India, is enjoying a buoyant demand for its product as economic growth is about 10 to 12% and the demand for steel is growing. It is planning to set up a new steel plant to cash on the increased demand. It is estimated that it will require about 500 crore to set up and about 50 crores of working capital to start the new plant. वो क्या कर रही है, एक नया स्टील प्लांट सेटअप करने का कोशिश कर रही है. उसके लिए उसको 500 करोड़ चाहिए सेटअप के लिए और 50 करोड़ रुपीस चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल के लिए. This is a capital budgeting decision. It will raise the size of the fixed assets block in the balance sheet by 500 करोड़. ये देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है. कैपिटल बजटिंग डिसीजन अपन ने सीखा था कल. क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं उनको अपन कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं. ये जो अपनी फिक्स एसेट्स का ब्लॉक है बैलेंस शीट में वो 500 करोड़ से इंक्रीज कर देगा. विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स देयर इज कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से 50 करोड़, और अपनी जो फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी 50 करोड़ से. Therefore, the quantum of current asset and its breakup into cash, inventory, receivable is also influenced by this decision. Out of the total long-term finance, the proportion to be raised by way of debt or equity is a financing decision which affect the amount of debt and equity. देखो अब टोटल जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस उसने रेज करा उसमें से जितना प्रपोर्शन डेब्ट का होगा और जितना प्रपोर्शन इक्विटी का होगा वो क्या कहलाएगा, अपना फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाएगा. मतलब मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, उन 500 करोड़ में मैं खुद का पैसा कितना लगा रहा हूँ और बाहर से मॉर्गेज मतलब बाहर से लोन बोरो कितना कर रहा हूँ. तो ये कौन सा डिसीजन होगा, फाइनेंसिंग डिसीजन होगा कंपनी के लिए.
to decide between debt and equity. These financial decisions will also affect the items in the statement of profit and loss account, example interest, depreciation etc. अब 500 करोड़ की मैं असेट्स खरीदूंगा, फिक्स एसेट्स खरीदूंगा, तो 500 करोड़ के फिक्स एसेट्स के ऊपर मेरे को डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन किस पे इंपैक्ट देगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब 500 करोड़ में से कितना पैसा मैं खुद लगा रहा हूँ और कितना पैसा बाहर से रेज कर रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ। मान लो 300 करोड़ मैं बाहर से रेज कर रहा हूँ, 200 करोड़ रुपए मैं खुद लगा रहा हूँ, तो 300 करोड़ के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो 300 करोड़ का इंटरेस्ट का चार्जेस भी किसको अफेक्ट करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा। तो ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल देके अपने को समझा रखा है कि जो भी डिसीजन आप लेते हो, वो डिसीजन, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लोगे, वो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट पे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, हर चीज के ऊपर इंपैक्ट करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाली जो हेडिंग है, बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और कैपिटल बजटिंग वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छे से समझना इस चीज को। A long-term investment decision, a capital budgeting decision involves committing the finance on the long-term basis. In other words, it refers to investment in long-term assets or fixed assets. These long-term assets last for more than 1 year. देखो capital budgeting decision होता क्या है, सबसे पहले तो एक लाइन में वो समझा रखा है कि it refers to investment in long-term assets or fixed assets. जो भी अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है या फिक्स एसेट्स होती है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व अलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट और असेट विथ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस। जो बिजनेस की फर्म की टोटल कैपिटल है, इस टोटल कैपिटल को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से अलोकेट करना है, 50 करोड़ इसको दे दिए, 100 करोड़ इसको दे दिए, 200 करोड़ इसको दे दिए, तो किस तरीके से अलोकेट करना है, वो अलोकेशन का जो डिसीजन होता है, दैट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। It is also called management of fixed capital. ये वन वर्ड में आ सकता है। What you mean by management of fixed capital? तो allocation of firm's capital to different project or assets with long term implication for the business is known as management of fixed capital. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए वाले दोनों डेफिनेशंस, इनके सब अलग अलग नाम। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तीनों एक ही चीजों के नाम है। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अक्वायरिंग अ न्यू फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड देयर रिप्लेसमेंट, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मेजर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारे किसके पार्ट होंगे? कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के पार्ट होंगे। देन व्हाई आर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट? अच्छा एक मिनट रुकना, पहले अपना ये इस चैप्टर के अंदर डिलीटेड पार्ट क्या है एक बार को देख लेते हैं। मालूम है किसी को क्या डिलीटेड पार्ट है, या मैं चेक करूं? जवाब ही नहीं देते सर, एक बार चेक कर लो। 12th क्लास आपका, इसमें 9th और 10th चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ठीक है, 8 तक डिलीट हो रहा है, उसके बाद सीधा 11th में आ रहा है। ऑफिशियल जो अपना ये वाला है, हाँ नहीं है। ठीक है, डिलीटेड पार्ट आपका कुछ भी नहीं है। वाई आर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट? अपने जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये भी 4 मार्क्स के अंदर आता है, 4.4 मार्क्स के अंदर आराम से आते हैं ये वाले। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस सिंस दे अफेक्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। The size of asset, profitability and competitiveness are all affected by capital budgeting decisions. These decisions affect the growth, profitability and risk of the business in the long run. The management of fixed capital or investment or capital budgeting decisions are important for the following reasons. First, long-term growth.
देखो किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करना है तो उसके जो लॉन्ग टर्म वाले डिसीजन है वो सब परफेक्ट होने चाहिए। उसने ऐसी ऐसी एसेट्स ला के रख दी जो अभी 1 साल के लिए काम की है, उसके बाद में वो एसेट्स काम नहीं आएगी। या उसने ऐसी जगह के ऊपर एक और ब्रांच ओपन कर दी जहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं है, जहाँ पे सोसाइटी नहीं है, जहाँ पे पब्लिक ही नहीं है, जहाँ पे डिमांड ही नहीं है, उसने वहाँ पे जाके कोई नई इंडस्ट्रियल यूनिट मेरी चालू कर दी, तो वहाँ से कभी भी कोई मेरी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ही नहीं होगी। जब सेल्स ही नहीं होगी तो जो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? तो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले डिसीजन होते हैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं। तो ये सबसे पहला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। अगर आपके डिसीजंस अच्छे हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, अगर आपके डिसीजंस अच्छे नहीं है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगी। These decisions have bearing on the long term growth. The fund invested in long term assets are likely to yield return in the future. This will affect the future prospect of the business. Second, large amount of fund involved. These decisions normally involve huge amount of funds being blocked in long term project. इजी पॉइंट है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं कि अपना जो डिसीजन होते हैं इसमें जो फंड रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत लार्ज अमाउंट की होती है। Risk involved, fixed capital involve investment of huge amount. It affects the return of the firm as a whole in the long term. Therefore, investment decision involving fixed capital influence the overall business risk complexion of the firm. अब देखो मैंने कहीं पे जैसे अभी वो जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसमें 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा उसने किसी दूसरी यूनिट के अंदर, एक नई यूनिट चालू करने के लिए। अब उस 500 करोड़ को रेज करने के लिए 300 करोड़ का उसने आउटसाइड लोन लिया था। उस 300 करोड़ के ऊपर वो हर महीने इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब अगर वो 500 करोड़ की जो यूनिट है वो यूनिट उसको इतना भी अर्न करके नहीं दे रही कि वो 300 करोड़ का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के चार्जेस को बेयर आउट कर सके, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसकी बिजनेस में रिस्क हो जाएगी क्योंकि उसने उसके वहां से तो अर्निंग हो ही नहीं रही और यहाँ पे पूरा खर्चा चालू है। ठीक है, एंड दीज आर इरिवर्सिबल डिसीजन। ये इंपॉर्टेंट है अगेन 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। व्हाट आर इरिवर्सिबल डिसीजंस, है ना, इस तरीके के से क्वेश्चन आते हैं। मैं जो भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, मैं आपको क्लास में पढ़ाते टाइम पढ़ाता हूँ वो क्वेश्चंस। जब मैं बोलता हूँ वो चीज आप हाथ वाथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो या स्टार मार्क बना लो बुक के अंदर, जैसे भी आपको रिकॉर्ड करना है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, बोर्ड में भी आते हैं और आपके अभी एग्जाम में भी आते हैं। Now, these are irreversible decision. Now, what do you mean by irreversible decision? कि इन डिसीजन को आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते। अब जैसे आपने 500 करोड़ का लोन लिया, कहीं पे बिजनेस यूनिट खोल दी, 1 महीना काम करने के बाद में आप सोचो कि वो बिजनेस यूनिट नहीं, मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को तो नहीं करना है बिजनेस, यहाँ पे तो कोई बिजनेस ही नहीं है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत जगह पे खोल दिया, इसकी जगह पे मैं उस जगह पे खोलता तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलता। तो इस तरीके का डिसीजन जो है उनको मैं रिवर्स नहीं कर सकता। रिवर्स में जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ करो, क्विकली माइक ऑफ करो फटाफट। So these are irreversible decisions. These decisions once taken are not reversible without incurring heavy losses. Abandoning a project after heavy investment is made a quite costly in terms of waste of fund. अब जैसे मान लो मैं 1 महीने बाद ही वो 500 करोड़ वाली जो यूनिट है उसको बंद करना चाहूँ, तो उस यूनिट को बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च करा होगा, मैंने 300 करोड़ का लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मेरा चालू हो गया। तो अब मैं अगर उस डिसीजन को वापस रिवर्स करता हूँ, उस यूनिट को बंद करता हूँ, तो मुझे बहुत हेवी लॉसेस को इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, वो हेवी लॉसेस होंगे, उसके बाद ही मैं वो डिसीजन को रिवर्स कर सकता हूँ। तो दीज आर इरिवर्सिबल डिसीजन। तो चारों पॉइंट बिल्कुल बेसिक पॉइंट थे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों अपने इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनमें लार्ज फंड इन्वॉल्व होते हैं, उनमें रिस्क इन्वॉल्व होती है और वो डिसीजन इरिवर्सिबल होते हैं। Then, thus a capital budgeting decision should be taken with utmost care only after evaluating each detail, and else the adverse financial consequences may be very heavy. A bad capital decision normally has the capacity to severely damage the financial fortune of the business. समझ में आता है ये चीज? Now, factors affecting capital budgeting decision. अब क्या क्या factors
होते हैं जो अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. A number of projects are often available to a business to invest in, but each project has to be evaluated carefully after considering the following factors. सबसे पहले the rate of return. The most important criteria is the expected rate of return of the project. If there is only one project, its viability is seen in terms of rate of return. However, if there are more than one project, a particular project with highest rate of return is selected. Suppose there are two projects A and B with the same risk involved, with a rate of return of 10% per annum and 12% per annum respectively, then under normal circumstances project B would be selected. ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ रिटर्न सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा कि अपना जो भी अपन डिसीजन ले रहे हैं, जो भी अपन नई यूनिट ओपन करना चाह रहे हैं या जो भी अपन कर रहे हैं, असेट नई असेट खरीद रहे हैं या नया प्लांट लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपन, वो लगाने से रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगी, मैं इतना जो हैवी इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका रिटर्न क्या रहेगा, मुझे बेनिफिट होगा, मुझे लॉस होगा, मेरे को 10% रिटर्न मिलेगा, 15% रिटर्न मिलेगा, मेरी जो कॉस्ट ऑफ लोन है वो 8% का है और मेरे को रिटर्न 5% का मिल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट करने का मतलब ही नहीं है. अगर कॉस्ट ऑफ लोन 8% है और मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है वो 10% है, तो एडिशनल 2% के लिए मैं एक बार वो काम कर सकता हूँ. ठीक है. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. अब कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, अब मेरे को वो जो 300 करोड़ का मैंने लोन लिया, उस 300 करोड़ के लोन के ऊपर तो मुझे अगले महीने से ही इंटरेस्ट पे करना चालू हो जाएगा. ठीक है. तो मेरा एक फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस क्रिएट हो गए मेरे ऊपर कि मेरे को 300 करोड़ के ऊपर हर महीने इंटरेस्ट पे करना है. अब कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आउटपुट में, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं तो ये 500 करोड़ का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैंने कहीं दूसरे रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाके एक और मेरी बिजनेस यूनिट बनाई, एक और फैक्ट्री डाली वहाँ पे और वहाँ पे मैंने काम चालू करा. अब फैक्ट्री डाली है, फैक्ट्री में काम चालू करा है, तो फर्स्ट जो सामान गुड्स बन के रेडी होंगे और बिकेंगे, इसमें कम से कम 1 साल लगेगा. 1 साल तक मेरी उस फैक्ट्री से, नई वाली फैक्ट्री से कोई भी अर्निंग नहीं है. ठीक है. तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्यों देखा जाएगा कि 1 साल तक तो मेरी उस फैक्ट्री से कोई अर्निंग होगी ही नहीं, मगर जो फैक्ट्री को बनाने के लिए मैंने 300 करोड़ का लोन लिया है, उसके ऊपर मुझे हर साल 30 करोड़ का इंटरेस्ट, मान लो 10% की रेट से लोन है, तो हर साल 30 करोड़ का मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है. अब हर साल 30 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है, तो मेरे पास में हर साल 30 करोड़ पे करने के लिए मेरे पास कैश फ्लो होना चाहिए. तो अगर मेरे पास में कैश फ्लो अवेलेबल है तो मैं ये प्रोजेक्ट की तरफ जाऊंगा. अगर मेरे पास कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है तो मैं ये प्रोजेक्ट ओपन नहीं कर सकता. So when a company takes an investment decision involving huge amount of fund, it expects to generate some cash flow over a period. These cash flow are in the form of series of cash received and payment over the life of the investment. Thus, the amount of these cash flows should be carefully analyzed before considering a capital budgeting decision. ठीक है. Then next, the investment criteria involved. The decision to invest in a particular project involves a number of calculations regarding the amount of investment, interest rate, cash flow, and rate of return. There are different techniques such as payback period, net present value, internal rate of return, etc. to evaluate investment proposal, which are known as capital budgeting techniques. These techniques are applied to each proposal before selecting a particular project. ये देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आपका एक सब्जेक्ट आता है आईपीसीसी के अंदर. जब आप आईपीसीसी लेवल पर आते हो सीए के अंदर, तब आपका एक सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है. नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो पूरा सब्जेक्ट ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है. मतलब इस टॉपिक के ऊपर पूरा सब्जेक्ट है. अब आप सोचो कितना बड़ा टॉपिक है ये वाला, कि उस सब्जेक्ट के अंदर भी अपन यही करते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंपनी के पास में अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट करती है उसका पहले वो ये सारी कैलकुलेशन करती है अलग अलग टेक्निक्स के साथ में कि उनको कितना, कहाँ से कितना रिटर्न मिलेगा. जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है, सबसे कम रिस्क होती है, उन इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कंपनी फिर फॉलो करती है. ठीक है. तो ये बेसिक तीन फैक्टर्स थे जो अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
financing decision. Financing decision relate to the financing pattern or the proportion of debt and equity. It is concerned with the decision about how much to be raised from which source. अपना फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होगा, देखो अपने को कितना अच्छा डायग्राम बना के दे रखा है कि मुझे फंड रेज करना है, अब मुझे ये दिमाग लगाना है कि मुझे डेब्ट फंड की तरफ जाना है या मुझे इक्विटी फंड की तरफ आना है, ठीक है। A firm need to have a judicious mix of both debt and equity in making financing decision. Debt and equity differ significantly in terms of their cost, risk for the firm. Cost of debt means the expected rate of return of lenders on debt capital for assuming risk. देखो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या होता है, जो मुझे जो अगर मैं डेब्ट लूंगा तो मुझे जितने परसेंट की रेट से उनको इंटरेस्ट पे करना है, जो भी मेरे लेंडर्स हैं जिन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं तो उनको मुझे जितना इंटरेस्ट पे करना है वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर अज्यूमिंग रिस्क। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी कि मैंने जो भी इक्विटी कैपिटल मतलब जो खुद का पैसा लगा रहा हूँ, वो खुद का पैसा अगर मैं कहीं बाहर लगाता तो मेरे को कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द फर्म बिकॉज द लेंडर रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क, सिंस the lender earns a assured return and repayment of capital on maturity. Therefore, they should require a lower rate of return. Moreover, interest paid on debt is a deductible expenses for computation of tax liability, whereas dividends are paid out of after-tax profits. Therefore, increased use of debt is likely to lower the overall cost of capital of the firm. देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ वापस क्या बोलना चाह रहा है ये, कि बाहर से पैसा लेके काम करने की जो रिस्क होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि बाहर वालों को तो एक अशोर्ड रिटर्न मिल रहा है प्लस उनकी कैपिटल रीपेमेंट भी मैच्योरिटी के ऊपर हो रहा है, मगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनकी रिस्क भी ज़्यादा होती है, ना तो उनका अशोर्ड रिटर्न होता है ना उनकी कैपिटल रीपेमेंट की गारंटी होती है कि उनको कैपिटल रीपे होगी नहीं होगी। तो जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होती है वो एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती है। मेरे को अगर बाहर से पैसा रेज करना है तो बाहर से पैसा रेज करना है तो मुझे कम पैसे में काम हो जाएगा, मेरा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम हो जाएगा। और मैं अगर इक्विटी से पैसा रेज करूंगा तो जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो मुझसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, डिबेंचर डेब्ट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस नॉट रिटेन्ड अर्निंग। ये एक अपने को केवल एक पॉइंट दे रखा है, पढ़ लेते हैं एक बार, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। Some people believe that retained earning is the cheapest source of finance. Now, सबसे पहले what do you mean by retained earning? What do you mean by retained earning? Arist, Riddhi, Riddhi, what do you mean by retained earning? Sir, it is the cheapest source of finance. वापस बोलो। सर It is the cheapest source of finance. वो मैं पूछ रहा हूँ what is retained earning, मैं ये नहीं पूछ रहा cheapest होती है या heavy cost incur होती है। What is retained earning? Sir, amount of net income left after paying dividends to shareholders. In simple language, the amount which we kept aside after paying dividend. Yes. डिविडेंड पे करने के बाद जो अमाउंट अपन थोड़ा सा अपने सेविंग के लिए रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। Some people believe that retained earning is the cheapest source of finance, but this is not true. The cost of retained earning is equals to the cost of equity share. If earnings are not retained, they would be paid to the equity shareholders as dividend. अगर मैंने जो पैसा है वो सेव नहीं करा होता तो वो पैसा क्या होता, डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में।
Thus, the cost of retained earning must be considered as the opportunity cost of the foregone dividend. Since equity shareholders forego dividend, their expected rate of return on equity capital also increases. देखो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझो पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आता है, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, मेरे को स्कूल से 50,000 रुपीज मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कहीं और जॉब करूंगा या मैं खुद का बिजनेस ओपन कर रहा हूँ या मैं खुद की स्कूल ओपन कर रहा हूँ, वहां से मेरी टोटल अर्निंग 1 लाख रुपए की आ रही है, और मैंने यहाँ पे स्कूल में जॉब करने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 है, और वहां पे अगर मैं खुद की स्कूल ओपन कर रहा हूँ तो खुद की स्कूल ओपन करने में मेरी जो टोटल कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है वो 10 लाख रुपीज की हो रही है, ठीक है। 10 लाख रुपीज की कैपिटल हो रही है, वहां पे मैं अर्न कर रहा हूँ टोटल मिला के 1 लाख रुपए, है ना। यहाँ पे मुझे सैलरी मिल रही है 50,000 रुपीज, ठीक है। दोनों में से कहाँ पे मैं ज्यादा बेनिफिटेड हूँ, ये कैसे डिटेक्ट करेंगे? मान लो मैंने जो 10 लाख रुपीज की कैपिटल लगा रखी है वो पूरी बोरोड कैपिटल है, ठीक है, और बोरोड कैपिटल के ऊपर मेरे को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो 10 लाख की कैपिटल पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट, मतलब मेरा 1 लाख का 1 लाख पूरा चला गया वहां पे, है ना। और यहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी के अंदर मेरा 50,000 रुपीज जो आ रही है वो पूरी की पूरी मेरे लिए इनकम है, मुझे कोई किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि अगर मैं वहां पे काम करता तो इतना तो मैं अर्न करता। जो अपन सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम करते थे अकाउंट्स में, कि जो जो छोटे दुकानदार होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं कि इतने का सामान खरीदा, इतने में सामान बेच दिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो मेरा प्रॉफिट है। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इन्वॉल्व करने का मतलब कि वो खुद भी पूरे दिन अपनी दुकान पे खड़े रहे, अगर वो कहीं दुकान नहीं लगा के अगर वो कहीं और जॉब करता तो वो 5,000 रुपये महीना तो जॉब करके भी कमाता, तो वो जो 5,000 रुपये जॉब करके कमाता और अब नहीं कमा रहा बिजनेस करने की वजह से, वो क्या कहलाएगी? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा मैंने सेव करके रखा हुआ है, ये पैसा अगर मैं सेव नहीं करता, कहीं पे इन्वेस्ट करता, तो इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना रिटर्न मिलता? अगर उससे ज्यादा रिटर्न मुझे सेविंग करने में मिल रहा है या इस पैसे को इन्वेस्ट करने में मिल रहा है, तो वो मेरे लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है, और अगर मुझे उससे कम पैसा मिल रहा है तो वो मेरे लिए लॉस की सिचुएशन है। मैं किसी ए कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां से मुझे 50,000 की सैलरी मिलती है, अब मैं खुद ही कंपनी में लग रहा हूँ और वहां पे लोग मुझे 20,000 की सैलरी दे रहे हैं, तो मेरे को क्या हो गया? 30,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान हो गया कि मैं ए कंपनी में काम कर रहा था तो 50,000 मिल रहे थे, बी कंपनी में काम करने में 20,000 ही मिल रहे हैं, तो 30,000 रुपए जो कम मिल रहे हैं वो मेरे लिए क्या है? मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। Since equity shareholder forgo dividend and their expected rate of return on equity capital also increases, thus cost of retained earning minus cost of equity share. Since cost of debt is less than cost of equity, therefore debenture is the cheapest source of finance. Tax deductibility of interest makes it still cheaper. एक तो ऑलरेडी डिबेंचर अपने को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलते हैं, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट में पे करता हूं वो मेरे टैक्स में से भी डिडक्ट हो जाता है। मतलब अगर मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपीस की आ रही है और मैं 3 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मुझे टैक्स कितने पे करना पड़ेगा? 7 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। टोटल 10 लाख के प्रॉफिट में से 3 लाख रुपए मेरे इंटरेस्ट के नाम के कम हो जाएंगे, 7 लाख का जो अमाउंट बचेगा उस पर मुझे टैक्स पे करना है, तो मेरे को टैक्स बेनिफिट भी देता है ये, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जिसपे मैं लोन उठाता हूँ वो भी कम होती है, ठीक है। आगे बोला है डेब्ट इज चीपर बट इज मोर रिस्की फॉर द बिजनेस बिकॉज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस. Any default in meeting these commitments may force the business to go into liquidation. There is no such compulsion in case of equity, which is therefore considered riskless for the business. देखो डेब्ट फंड, बोरोड फंड जो होता है वो चीपर होता है, मगर वो बहुत रिस्की होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि एक तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स फाइनेंशियल चार्ज क्रिएट हो जाता है बिजनेस के ऊपर कि मुझे हर महीने इतना इंटरेस्ट पे करना ही करना है, प्लस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 2 साल 3 साल 5 साल जितने टाइम के लिए भी मैंने लोन लिए
उसके बाद में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट देना भी ऑब्लिगेटरी हो जाता है बिजनेस के लिए, मतलब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करना ही करना है। जो दोनों कमिटमेंट में से किसी भी कमिटमेंट में अगर बिजनेस फॉल हो जाता है, अगर ये बिजनेस मिस आउट हो जाता है किसी भी कमिटमेंट के लिए, तो उस टाइम पे बिजनेस को लिक्विडेशन में चला जाना पड़ता है, मतलब बिजनेस बंद होने के चांसेस भी हो सकते हैं। जो चीज इक्विटी से पैसा रेस करने में नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर से अगर मैं पैसा रेस कर रहा हूं तो ना तो मेरे पे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस बनेंगे, फिक्स कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी, ना रीपेमेंट की मुझे चिंता है। तो अलग अलग रिस्क को एनालाइज करके अपन किसी भी जगह से बिजनेस से किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा रेस करते हैं बिजनेस के लिए। हायर यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीजेस द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, एज अ रिजल्ट इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क। जितना मैं डेब्ट यूज करूंगा उतनी मेरी फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होती जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, दैट इज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क मतलब कोई भी चांस या कोई भी सिचुएशन जहां पे अपना जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट पे करने में या प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में फेल हो जाए, तो वो फाइनेंशियल रिस्क है। The overall financial risk depend upon proportion of debt in the total capital, और कितनी financial risk है वो कैसे कैलकुलेट होती है? By dividing total debt upon total capital। टोटल कैपिटल मेरी है 10 लाख रुपीस की, जिसमें से मैंने डेप्ट फंड से पैसे रेज करे हुए 7 लाख रुपीस, तो 10 लाख में से 7 लाख अगर डेप्ट फंड से तो 7 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 70% की फाइनेंशियल रिस्क लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है। Thus, financing decision determine the overall cost of capital and financial risk of the enterprise। वही point repeat कर रखे हैं। Now, factors affecting financing decision। फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होंगे? देखो, जो फैक्टर्स हैं वो सबके अंदर लगभग सेम है, तो बहुत अच्छे से याद करना कि किसमें कौन सा पॉइंट आएगा, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंसिंग में और इसमें डिविडेंड में, है ना। अब फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स क्या होंगे? कैश फ्लो पोजीशन, सबसे फर्स्ट कैश फ्लो पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर कंपनी के पास में कैश फ्लो अच्छा अवेलेबल है तो वो डेब्ट फंड से पैसे उठा सकती है, क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास में कैश फ्लो अच्छा है तो मैं हर महीने इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा। अगर किसी कंपनी के पास कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है तो वो किससे फंड रेज करेगी? वो ओनर्स इक्विटी से फंड रेज करेगी, क्योंकि वहां पे उसको कोई भी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे रेगुलरली बेसिस के ऊपर। तो कैश फ्लो पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है अपने किसी भी फाइनेंसिंग डिसीजन को लेने के लिए। अगर मुझे कभी भी फंड रेज करना है और मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं इक्विटी से करूं या बोरोड से करूं, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो दिमाग में आएगा वो क्या आएगा? मेरा कैश फ्लो। पढ़ लो एक बार, a stronger cash flow position may make debt financing more viable than funding through equity, जो मैंने बताया आपको। On the other hand, if the cash flow position of the company is weak, more debt financing is not recommended, because interest on debt has to be paid regardless of whether or not there is availability of cash। अगर मेरे पास प्रॉफिट है या नहीं है, मुझे इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। तो कौन सा टाइप का एक्सपेंस हुआ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक्सपेंस हुआ। अपने दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे होते हैं कि मेरे पास फंड है या नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट है या नहीं है, मुझे ये खर्चा तो पे करना ही करना है। Likewise, the borrowed fund have to be repaid at a fixed time, और प्लस मुझे उनको एक फिक्स टाइम के बाद रीपे भी करना पड़ता है। Shareholders fund involve no commitment regarding the payment of return or the repayment of capital। और यही अगर मैं शेयर होल्डर्स फंड से इक्विटी से पैसा रेज करता हूँ तो ना तो मेरे पे कोई फिक्स ऑब्लिगेशन बनेगा पेमेंट हर महीने इंटरेस्ट पे करने का, और ना रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है और अगर उसके बावजूद भी कंपनी अपने डेब्ट फंड से पैसा रेज करती है तो उसको सारे फाइनेंस कॉस्ट को मैनेज करने में बहुत इशू आएगा। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? बिजनेस को करने के फिक्स्ड खर्चे। जैसे अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं जयपुर में रेंट पे रह रहा हूँ, अब मैं चाहे जयपुर में रहूं, मैं घर पे चला जाऊं, बीच में 2 महीने 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, 3 महीने में मेरे घर पे था,
रिगार्डलेस मुझे जयपुर के घर का रेंट पे करना ही पड़ा, जो पानी का बिल आया वो पानी का बिल पे करना ही पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी के जो मिनिमम चार्जेस आते थे वो पे करने ही पड़े। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो तो आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, एम्प्लॉइज को रखा हुआ है आपने सैलरीज के ऊपर, तो ये तो आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो आपको पे करनी ही करनी है, इर्रिस्पेक्टिव आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है तो वो क्या, अगर आप इंटरेस्ट और डेप्ट को भी इंक्रीज कर दोगे तो आपको सबको मैनेज करना थोड़ा सा इशू हो जाएगा। इट मस्ट रिड्यूस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, हेंस लोअर डेप्ट फाइनेंसिंग इज बेटर। सिमिलरली इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस मोर ऑफ डेप्ट फाइनेंसिंग में बी प्रेफर्ड। अगर मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो मैं फाइनेंस डेप्ट से लेना मेरे लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं तब उनका इंटरेस्ट भी पे कर पाऊंगा। और अगर मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और पे करने के अंदर मुझे थोड़ी सी रिस्क होएगी। अब देखो ये अपने को क्या दे रखा है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन में ये वही चार्ट दे रखा है। अभी अपने 2 फैक्टर्स हो गए, थर्ड फैक्टर पर आए अपन, कॉस्ट। The cost of each type of finance has to be estimated. Some sources may be cheaper than other. A prudent financial manager would normally opt for a source which is cheapest. For example, debt is considered to be cheapest of all sources. Tax deductibility of interest makes it still cheaper. तो कॉस्ट थर्ड पॉइंट होगा कि अगर मैं फाइनेंस ओनर्स इक्विटी से पैसा रेज कर रहा हूँ तो मेरे को कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, कितनी मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, और डेप्ट फंड से पैसा रेज कर रहा हूँ तो मुझे हर महीने की कितनी कॉस्ट लग रही है। डेप्ट फंड में भी किस टाइप के फंड से मुझे पैसा रेज करना है, 2-3 तरीके के, 4 तरीके के, 5 तरीके के डेप्ट फंड होते हैं कि मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फंड मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि मुझे कहाँ से फंड रेज करना है। ठीक है, तो कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए। देखो अब इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 7 पॉइंट्स हैं। इसके आगे के पॉइंट अपन कल करेंगे, अभी आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा होगा। यहाँ तक का पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? देखो ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लॉजिकल टॉपिक है। बिल्कुल आप अपना अगर लॉजिकली दिमाग लगाओगे, ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर, और आपको इंटरेस्ट भी जनरेट होगा इस चैप्टर के अंदर। बेसिक चैप्टर है, कैसे कहाँ से फंड रेज किया जाता है। आप भी अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहो इन फ्यूचर, कैसे फंड रेज करते हैं, कितना फंड कहाँ से रेज करना चाहिए, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको इस चैप्टर से मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, इसके आगे का अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।